Welcome to Biome Tutor classes. In this video lecture, we are going to discuss population dispersion and how to study this population dispersion. Population dispersion बहुत ही एक सिंपल सी टर्म है, जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन का वितरण, कि एक ही ऑर्गेनिज्म के जीव जिनको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, जो पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष पर रह रहे हैं, वो रह कैसे रहे हैं। क्या वो समूह बना के रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, या रैंडमली रह रहे हैं, तो उसको हम पॉपुलेशन डिस्पर्शन में स्टडी करते हैं। ये टॉपिक थ्योरेटिकली पढ़ने में बहुत ही आसान है कि आपको सिर्फ 3 तरीके के डिस्पर्शन पैटर्न देखने हैं। यहाँ पे जो 3 तरीके का पॉपुलेशन पैटर्न है वो है यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। यूनिफॉर्म डिस्पर्शन में जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। हर 2 इंडिविजुअल्स के बीच, हर 2 ऑर्गेनिज्म के बीच एक पर्टिकुलर कांस्टेंट लगभग बराबर दूरी मेंटेन की हुई है। इस तरीके का जो डिस्पर्शन है वो रिपल्सन को शो कर रहा है कि वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। नेचर में हालांकि इस तरीके का डिस्पर्शन रेयर है, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम हैं जहां इस तरीके का डिस्पर्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर में जो इंसान क्रॉप लगा रहा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ही कांस्टेंट डिस्टेंस पे यूजुअली प्लांटेशन करते हैं। तो एग्रीकल्चर में या क्रॉप जो सिस्टम है, जो क्रॉपलैंड है, वहाँ पे आप इस तरीके का पैटर्न देख सकते हो। जो टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म है, टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म जैसे टाइगर है, लॉयंस हैं, जो अपनी एक टेरिटरी बना के रहते हैं, एक एरिया बना के रहते हैं। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया है कि अपनी एक टेरिटरी जो बनाते हैं, उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यूजुअली एक कांस्टेंट लगभग सेम रेंज में मेंटेन हो जाती है। इसके अलावा एलिलोपैथी शो करने वाले प्लांट जो होते हैं, एलिलोपैथी कहते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जो उनके सराउंडिंग में कुछ प्लांट ग्रो नहीं होने देते। तो एलिलोपैथी जो प्लांट्स होते हैं, अगर कोई प्लांट इस तरीके की नेचर शो कर रहा है तो वो भी इस तरीके का पॉपुलेशन पैटर्न वहाँ पे दिखाएगा। दूसरा है रैंडम। रैंडम में जो है वो आपको 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी। 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में आप देखोगे कि बहुत मिनिमम दूरी है, और किसी दूसरी थोड़ी सी 2 जगह पे 2 ऑर्गेनिज्म के बीच देखोगे तो उनके बीच बहुत ज़्यादा दूरी है। तो यहाँ पे पैटर्न जो है वो बिखरा हुआ है, रैंडम है। इस तरीके का जो पैटर्न है ये भी एक रेयर है, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट में कोई पॉपुलेशन ग्रो करा रहे हो तो वहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। रैंडम जो डिस्पर्सन है, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में वो मिनिमम होता है। देखिए यूनिफॉर्म में मैंने बोला था कि ये एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, रिपल्सन है यहाँ पे, इसीलिए वो एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। रैंडम डिस्पर्सन में मिनिमम इंट्रैक्शन है, उनके बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं है। अगला है क्लम्प डिस्पर्सन। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला डिस्पर्सन है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो समूह बना के रहते हैं। तो जब वो ऑर्गेनिज्म समूह बना के रहते हैं तो ये उनके बीच जो है इस तरीके का डिस्पर्सन अट्रैक्शन को शो करता है। ह्यूमन जो है या मोस्टली जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो आपको क्लम्प डिस्पर्सन ही परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। ये जो चीज़ें थी ये बहुत ही कॉमन सी हमने कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस की, लेकिन अब बात ये आती है CSIR में क्वेश्चंस आपको यहाँ से डिस्पर्सन से डायरेक्ट नहीं आएगा, या फिर जहाँ भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे वहाँ पे सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। वहाँ पे आपसे उनकी जो कैलकुलेशन मेथड है कि आपने कैलकुलेट कैसे किया कि वहाँ पॉपुलेशन का जो डिस्पर्सन है वो रेगुलर है, यूनिफॉर्म है, रैंडम है या क्लम्प्ड है। तो हम 2 मेथड यहाँ पे स्टडी करते हैं। पहला मेथड है क्लार्क एवंस नियरेस्ट नेबर मेथड, राइट। तो क्लार्क एवंस जो नेबर मेथड है, इसको हम
ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और ये हम यहाँ पे बॉटनी में भी इसको इकोलॉजी में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला एक फॉर्मूला है R इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई RE। इसको आगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन आप पहले दो फॉर्मूले हैं इनको आप जनरली देख लीजिए। अभी आप नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला है जिसके बेस पे आप ये रिजल्ट बताओगे कि ये पॉपुलेशन किस टाइप के डिस्पर्सन को फॉलो कर रही है, वो फॉर्मूला है कैपिटल R इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई RE। कैपिटल R यहाँ पे नियरेस्ट नेबर स्टेटिक्स है, इस कांस्टेंट का नाम है नियरेस्ट नेबर स्टेटिक्स। यहाँ पे जो R0 है वो है मीन ऑब्जर्व डिस्टेंस, जो आपने ऑब्जर्व की है उस डिस्टेंस का एक मीन वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है, उसको हम R0 कहते हैं। जो RE है ये है मीन एक्सपेक्टेड डिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालेंगे, आप सुनने में तो बड़ा इजी लगता है कि R0 अपॉन RE है, लेकिन वो सीधा R0 और RE की वैल्यू देगा नहीं आपको। तो R0 कैसे निकालोगे, R0 निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि सदस्यों के मध्य न्यूनतम दूरी का योग, मिनिमम डिस्टेंस, सम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर, राइट। और RE की वैल्यू आपको निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है R इक्वल टू 0.5 अंडर रूट कुल क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई कुल सदस्य संख्या। अब आपको यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ठीक है। आगे हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो क्लार्क इवेंस नियरेस्ट नेबर मेथड में एक फॉर्मूला है कैपिटल R इक्वल टू R0 अपॉन RE, जिसमें R0 जो है आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है और जो RE है वो आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों को आगे स्टडी कैसे करना है। अगर कैपिटल R की वैल्यू 1 आ रही है तो ये रैंडम डिस्पर्सन को शो करेगा, राइट। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो ये रेगुलर डिस्पर्सन को शो करेगा, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये क्लम्प डिस्पर्सन को यहाँ पे शो करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये R की वैल्यू जो आप निकाल रहे हो ये निकालोगे क्या, कैसे। तो क्लार्क इवेंस ने इसका जो है फॉर्मूले तो दे दिए, लेकिन इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना भी आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में वो सीधा आपको एक डायग्राम दे देगा और वहाँ से आपको छोटे जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है वो किसी भी तरीके से पुटअप कर सकता है। तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, सपोज करो ये एक एरिया है जिसमें आपको एक पॉपुलेशन का डिस्पर्सन स्टडी करना है, राइट। यहाँ पे जब भी आप किसी पॉपुलेशन को स्टडी करोगे तो उस एरिया में लंबाई और चौड़ाई आप पहले से फिक्स कर लेंगे कि भाई जो एरिया ले रहे हो आप स्टडी का उसका एक एरिया होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एरिया लिया, तो ये एरिया 7 किलोमीटर जो है ये एक लंबा है और 5 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो एरिया है इस एरिया में सपोज करो 6 मेंबर्स बिखरे हुए रहते हैं, मेंबर्स A, B, C, D, E और F। मुझे इन मेंबर्स का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को हटा दूं तो ये मुझे इस तरीके से बिखरे हुए दिखेंगे। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि वास्तव में ये जो पैटर्न यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्पर्सन का है ये किसको फॉलो कर रहा है। क्या ये यूनिफॉर्म पैटर्न है, क्या ये यूनिफॉर्म डिस्पर्सन है, क्या ये रैंडम है, क्या ये क्लम्प्ड है। अब ये पता कैसे करूँगा, तो देखिए उसके लिए क्या करना है कि आप जितने भी मेंबर्स उस एरिया में आ रहे हैं, जिस एरिया को आप स्टडी कर रहे हो पॉपुलेशन डिस्पर्सन के लिए, तो वहाँ पे आपको दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो R0 कैलकुलेट करना है, और R0 में मैंने ये एक आपको फॉर्मूला बताया था कि R0 में सदस्यों के मध्य न्यूनतम दूरी डिवाइडेड बाई कुल सदस्य, राइट। तो इसका मतलब कि मुझे जो है अगर R0 कैलकुलेट करना है तो मिनिमम डिस्टेंस का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्या, और कुल संख्या कहते हैं इस एरिया में कितने मेंबर्स आ रहे हैं। तो देखिए मुझे ये डेटा दिया हुआ है कि भाई A से B की दूरी 1 किलोमीटर है, B से C की 1.2 किलोमीटर है, B से F की दूरी बहुत ज़्यादा इसीलिए नहीं दी गई है,
सी से डी की भी दूरी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूनतम दूरी ही लेनी है, तो जो दूरी काम की थी उन्होंने सिर्फ वही दी है। बी से ई की भी बहुत ज़्यादा थी, एफ से ई की 2 किलोमीटर है और ई से डी की 1 किलोमीटर है। और जो दूरियां, जैसे आप बोलोगे सर बी से ई की भी तो कोई दूरी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन वो दूरी बहुत ज़्यादा रही होगी इसलिए क्वेश्चन में उसको नहीं पुट किया गया है, क्योंकि आपके फॉर्मूला में न्यूनतम दूरी की ही बात हो रही है। बी और एफ की भी कोई दूरी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन हो सकता है वो दूरी ज़्यादा रही हो। लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे ग्राउंड पे, तो आपको सारी दूरियां मेजर करनी है और फिर आप देखेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे न्यूनतम दूरी पे है और वही दूरी आप अपने डायग्राम में शो करोगे। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन तो कंपटीशन में एक मल्टीपल चॉइस में दिया हुआ है या इस तरीके से एक फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में, तो वहां पे आपको वो दूरी दिया हुआ होगा। अब यहाँ पे ए से बी जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी है, तो देखिए ए की जो दूरी है इसको न्यूनतम क्या लूँ मैं, 1 किलोमीटर लूँ। बी जो है वो सी से 1.2 है और ए से 1 किलोमीटर है, तो बी की भी दूरी में क्या लूँ, 1 किलोमीटर ही लूँगा, क्योंकि बी की जो दूरी है वो न्यूनतम 1 किलोमीटर है, राइट। तो देखिए R0 कैलकुलेट करने में मैं ए की दूरी, हर ऑर्गेनिज्म की न्यूनतम दूरी लेनी है, तो ए की दूरी में लूँगा 1 किलोमीटर, क्योंकि ए बी से 1 किलोमीटर है। बी की दूरी क्या लूँगा, अब बी देखिए किस किस से नज़दीक है, बी सी से 1.2 किलोमीटर की दूरी पे है और ए से वापस फिर वही 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या है 1 किलोमीटर, तो बी की भी मैं क्या लूँगा 1 किलोमीटर लूँगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नज़दीक है ना 1 किलोमीटर पे, तो दोनों के रेस्पेक्ट में दूरी जब मैं अलग अलग लूँगा तो मुझे 1-1 किलोमीटर ही लेनी है। तो बी की भी दूरी में ले चुका हूँ न्यूनतम योग करने में। अब मैं ये देखूंगा कि तीसरा मेंबर कौन है, सी, और हर ऑर्गेनिज्म की सिर्फ एक ही दूरी लेनी है और वो न्यूनतम दूरी होगी, चाहे वो किसी भी बिंदु के साथ हो, राइट। जरूरी नहीं है कि वो बी से, अगर सी की न्यूनतम दूरी डी से होती तो मैं वो दूरी ले लेता। अब मैं सी की दूरी लूंगा, तो सी की न्यूनतम दूरी किससे है, बी से है, कितनी है 1.2, तो सी की मैं 1.2 ले लेता हूं। अब देखिए बी और एफ की भी कोई दूरी रही होगी, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रही है और उसने वो डेटा नहीं दिया, अगर वो देता और वो ज़्यादा है तो वो हमारे किसी काम की नहीं थी, उसको छोड़ देना है। तो यहाँ पे सी के बाद मैं डी की दूरी देखूं तो डी जो है वो ई से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, बाकी इसके नज़दीक और कोई नहीं है, तो डी की भी मैं 1 किलोमीटर ले लेता हूँ। ई जो है वो एफ से 2 किलोमीटर है और डी से वापस वो 1 किलोमीटर है, तो इसका मतलब न्यूनतम दूरी क्या रही 1 किलोमीटर, तो ई की भी मैं 1 किलोमीटर ले ली। ई से एफ 2 किलोमीटर पे और बाकी बिंदु हो सकता है दूर रहे हों, दूरी नहीं दी है, तो इसीलिए एफ की भी मैंने 2 किलोमीटर ले ली। इस तरीके से टोटल मिनिमम डिस्टेंस का जो सम है वो 7.2 आ गया। और R0 का अगर फॉर्मूला आप देखो तो वहाँ पे सम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर है, तो सम कितना आ गया 7.2 और मिनिमम ये टोटल ऑर्गेनिज्म नंबर कितना है 6, राइट। तो इस तरीके से 1.2 R0 की वैल्यू आ गई। तो R0 तो हमने निकाल लिया, अब RE कैसे निकालें, तो देखिए RE निकालने का जो फॉर्मूला वहाँ पे दिया हुआ है वो था 0.5, राइट। वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो था या 0.5 अंडर रूट एरिया डिवाइडेड बाई, मतलब एरिया को डिवाइड कर रहे हो किससे, नंबर से, टोटल ऑर्गेनिज्म नंबर से। तो देखिए 0.5 अंडर रूट एरिया, अब चूंकि ये स्क्वायर शेप एरिया लिया है आपने स्टडी के लिए, तो इसमें लंबाई कितनी है 7 और चौड़ाई कितनी है 5, 7 पंजे 35, 35 डिवाइडेड बाई नंबर कितना ऑर्गेनिज्म का 6, 0.5 अंडर रूट, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5.83 समथिंग, और इसको आगे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका 1.2 के आसपास ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो RE की वैल्यू में कुछ नहीं है, एरिया आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई होगी और टोटल ऑर्गेनिज्म का नंबर वहाँ आप काउंट कर लीजिए कितने ऑर्गेनिज्म हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में आप रखोगे तो आपको RE की वैल्यू भी वहाँ आ जाएगी। अब कैपिटल R की वैल्यू निकालना है, तो कैपिटल R कैसे निकालेंगे, R0 बाई RE,
R0 की वैल्यू भी 1.2 थी और इसकी RE की वैल्यू भी 1.2 के आसपास ही आई है। तो इस तरीके से आपका जो कैपिटल R वैल्यू है वो आपका 1 आ रहा है। और मैंने ये बताया था कि अगर आपका कैपिटल R वैल्यू 1 आ रहा हो तो आपका जो डिस्पर्सन है वो कैसा होगा, वो होगा आपका रैंडम डिस्पर्सन होगा। इसका मतलब कि कैपिटल R वैल्यू के बेस पे आप ये बता सकते हो कि इस पॉपुलेशन में जो डिस्पर्सन शो हो रहा है वो रैंडम डिस्पर्सन है। तो यहाँ पे आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि R, कैपिटल R और इसकी वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है। तो कैपिटल R जो है वो R0/RE से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, राइट। ये तो एक फॉर्मूला कि R0 कैसे कैलकुलेट करना है, ये सेकंड RE, और फिर R0/RE करके आप कैपिटल R की वैल्यू निकाल लोगे। और कैपिटल R की वैल्यू निकालते ही आप ये आइडिया लगा लोगे कि इस पॉपुलेशन में जो डिस्पर्सन पैटर्न है वो किस तरीके का। और यहाँ पे CSIR में या तो वो R0/RE की वैल्यू आपको दे देता है, कैपिटल R की वैल्यू आपको पूछ लेगा और उसके बेस पे वो पूछ लेगा पॉपुलेशन डिस्पर्सन कैसा है, या फिर वो R0/RE की वैल्यू ही कैलकुलेट करवा सकता है, या फिर वो कैपिटल R की वैल्यू आपको दे दे और पूछ ले कि पॉपुलेशन का डिस्पर्सन अगर कैपिटल R की वैल्यू लेस देन 1 है तो कैसा होगा, मोर देन 1 है तो कैसा होगा, और G1 है तो कैसा होगा। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्लार्क इवेंस नियरेस्ट नेबर मेथड। ये मेथड हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ भी अक्सर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से एक बार समझ लें। कुछ नहीं है, ये जो क्लार्क इवेंस नियरेस्ट नेबर मेथड है ये आपको थ्योरी से उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप इसको क्वेश्चन से इजी समझ सकते हो, राइट। एक दूसरा मेथड है वो है वेरिएंस मीन रेशो मेथड। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, वेरिएंस और मीन इन दोनों का रेशो निकाल लेना है। और वेरिएंस और मीन का जो रेशो है वो आपको वेरिएंस और मीन की वैल्यू देगा। अगर वो रेशो 1 आ रहा है तो रैंडम डिस्पर्सन, क्योंकि क्लार्क इवेंस में भी सेम पैटर्न था, लेकिन यहाँ पर रेगुलर क्लम्प्ड में थोड़ा सा फर्क है। अगर वेरिएंस मीन रेशो लेस देन 1 है तो वो यहाँ रेगुलर डिस्पर्सन होगा, जबकि क्लार्क इवेंस में ये अलग था। और वेरिएंस मीन रेशो अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे क्लम्प डिस्पर्सन होगा। तो कई बार वो ये CSIR में आया हुआ क्वेश्चन है तो वो क्या करता है, वहाँ पे उसने वेरिएंस की वैल्यू दे दी कि भाई 3 प्रजाति हैं A, B और C, इसमें वेरिएंस इतना है, मीन इतना है, तो आप वेरिएंस बाय मीन रेशो निकाल लो। तो प्रजाति A के लिए 1 आया, B के लिए लेस देन 1 आया और C के लिए मोर देन 1 आया। तो प्रजाति A जो है चूँकि यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका जो डिस्पर्सन है वो रैंडम होगा, क्योंकि अगर वेरिएंस मीन रेशो 1 है तो वो रैंडम डिस्पर्सन को शो करता है। स्पीसीज बी में मेरा जो वेरिएंस मीन रेशो था वो लेस देन 1 आ रहा था, और इस तरीके से अगर लेस देन 1 वेरिएंस मीन रेशो हो तो ये रेगुलर डिस्पर्सन को शो करता है। स्पीसीज सी जो थी यहाँ पे मेरा वेरिएंस मीन रेशो मोर देन 1 आ रहा है, और अगर वेरिएंस मीन रेशो मोर देन 1 हो तो ये मेरा क्लम्प्ड पॉपुलेशन को शो करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो एक एरिया में 3 स्पीसीज पाई जा रही हैं, 3 डिफरेंट पॉपुलेशन पाई जा रही हैं, और उनके वेरिएंस मीन रेशियो कैलकुलेट करके मैंने वहाँ पे किस तरीके का डिस्पर्सन देखा जा सकता है वो यहाँ पे डिस्कस किया। तो देखिए क्लार्क इवेंस मेथड और वेरिएंस मीन रेशियो में आपको ये जो वैल्यू है वो ध्यान रखनी है। अगर वैल्यू 1 आ रही है दोनों ही मेथड में तो वो रैंडम को दिखाएगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन रेगुलर या यूनिफॉर्म एंड क्लम्प डिस्पर्सन में दोनों मेथड की जो वैल्यू है वो थोड़ा एक दूसरे के उल्टा चलती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो आजकल क्या है वो CSIR में आपसे डिस्पर्सन डायग्राम देके और सीधा नहीं पूछेगा, वो इस तरीके से न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आपसे पूछ लेता है, और ये CSIR एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर्स पॉपुलेशन डिस्पर्सन पर पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर्स में पॉपुलेशन इकोलॉजी से ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।